हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम और एसईएस न्यूज़ के सैमलकास्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदुइज्म के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, एक पूरी सीरीज कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं भारत के प्रख्यात रिसर्चर, चिंतक, दार्शनिक, लेखक श्री अशोक मिश्रा जी के साथ। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। अ, दर्शकों, हमने अब तक इस सीरीज में 7 एपिसोड किए हैं जो खास तौर से ऋग्वेद के ऊपर आधारित हैं, जिसमें मंडल 2 से लेके 7 तक जो सबसे एंशिएंट है, और उसके बाद में मंडल नंबर 1 उस पर भी चर्चा हो चुकी है। आज हम मंडल नंबर 8, जी हाँ, ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें 8वें मंडल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये कब आया, यहाँ पर किसकी स्तुति की जाती है या पूजा की जाती है, किसका आह्वान किया जाता है और किसके साथ, क्या किसी और सभ्यता के साथ इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या किन-किन पशुओं का इनमें विवरण मिलता है। एक किस्म से देखा जाए तो जो ऋग्वेद है वो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और हमारे इस खित्ते की, साउथ एशिया की एक धरोहर है देखा जाए तो, एंशिएंट धरोहर कह सकते हैं। तो मैं अशोक मिश्रा जी से उनका स्वागत करते हुए ये कहूँगा कि सर, 8वां मंडल एक महत्वपूर्ण मंडल है जो बाद में आता है एक्चुअली, लेकिन इसका महत्व क्या है? विशेषताएँ क्या हैं? और क्या इसमें ऐसा ख़ास है जो लोगों को इसकी ओर अट्रैक्ट करता है? अशोक जी। अ, दिनेश जी, हम लोग सीधे मूल विषय पर आ जाते हैं। जी, अ, सब श्रोताओं को मेरा बहुत-बहुत नमन, बहुत-बहुत नमस्कार और आपको भी। जी। आपने जैसा कहा कि एक ये चीज़ बहुत आवश्यक है सबको समझने के लिए कि ऋग्वेद को या किसी भी वेद को, जो कहा जाता है ना, वेद धर्मस्य मूलम, वो मान करके कि खाली धर्म का कि कैसे पूजा पाठ करें या कैसे यज्ञ करें, वो नहीं है। धर्म की तो बड़ी व्यापक व्याख्या की गई है हम लोग के सनातन धर्म में। और अ, ऋग्वेद में भी जो देवों की पूजा और वो है या आवाहन है या उनके लिए सोमरस या अ, सोम यज्ञ या भिन्न प्रकार के यज्ञों का विवरण है, उससे ज़्यादा मेरे नज़रिए से उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इन वेदों में, वो है कि ये ओल्डेस्ट ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के। अ, मनुष्य अ, हम लोग की सभ्यता में, मैं विश्व सभ्यता की बात कर रहा हूँ, तो उसमें दीज आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन रिलीजन। अब अगर उनको उस दृष्टि से देखिए तो ये हम लोगों के, विशेषकर हम सनातन धर्मियों के, मैं सनातन धर्म बार-बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ हिंदू धर्म की वजह से, क्योंकि जी, वो मुझे ज़्यादा उपयुक्त लगता है। जी, तो जो सनातन धर्मी जो हम लोग हैं, तो उनके लिए इसका, इस अ, वेद का और अन्य वेदों का भी जो सबसे बड़ा महत्व मेरे नज़रिए में है, वो ये है कि ये हम लोगों को हमारी पुरानी सभ्यता के बारे में बताता है, हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है, हम लोग का रहन-सहन, सोचने का ढंग, जीवन यापन का ढंग, और सबसे बड़ी बात ये कि उस आदिकाल में जब दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर लोग गुफाओं में रह रहे थे, मैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल रिलेटिव परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को रखने के लिए दृष्टि से कह रहा हूँ। मेरे लिए सब धर्म बराबर है, मैं सब में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, आप तो जानते ही हैं। 20-25 वर्ष से तो मैं केवल कंपैरेटिव थियोलॉजी ही पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो मुझे सबसे अ, आकर्षक चीज़ लगती है, जो मुझे सबसे अ, ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट आता है, वो लगता है कि अगर आप ऋग्वेद पढ़िए तो ये समझ में आता है कि 5000 6000 साल पहले या उससे पूर्व हमारे पूर्वज जो हंटर गैदरर्स से एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे थे, वो अपने जीवन यापन में ही नहीं लिप्त थे,
वो मेटाफिजिकल चीजों में, फिलोसॉफिकल चीजों में, व्हाट इज दिस अबाउट, हाउ वी हैव बीन क्रिएटेड, इस पर भी चर्चा कर रहे थे। और ये बड़ा एक बहुत, मैंने तो कई विद्वानों से इसके बारे में चर्चा करी है, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे कम चर्चा होती है। तो कमिंग टू द 8th मंडल, ये मंडल बाद में लिखा गया, 2 से 7 तक वाले पहले हैं, हम लोग उसी क्रम में चर्चा भी करते आ रहे हैं इस सीरीज में। तो 8वें मंडल में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ठीक है, इसमें इंद्र और अग्नि दोनों के बहुत बड़ा महत्व है और उनके लिए बहुत हिम्स लिखे गए हैं। इसमें अश्विन्स के लिए भी लिखे गए हैं, ये एक खासियत है इसकी। जो अश्विन देव जो आजकल करीब लुप्त प्राय हो गए हैं, जिनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, उनके बारे में भी काफी लिखा गया है इसमें। तो ये अश्विन देव वही है जिनको अश्विनी कुमार भी कहा जाता है क्या? नहीं, वो तो देखिए उनका तो रूप बदलता गया है। तो जो ये अश्विन है, तो ये दे आर ट्विन हॉर्समैन। तो इनका उस समय ये हम लोग जैसा पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देवताओं का रूप निरंतर बदलता रहा है। और ये हमारे धर्म की विशेषता है कि हम लोग रिजिड कभी नहीं रहे हैं। हम समय और काल के अनुसार हम लोगों ने अपने को ढाला है और हमारा धर्म भी उसी के अनुरूप काल के अनुरूप बदला है। बल्कि स्मृतियों में तो ये भी लिखा है कि हर काल का धर्म अलग है। ये बड़ा स्पष्ट ढंग से लिखा है, एक स्मृति में नहीं, कई स्मृतियों में लिखा है। जब हम लोग स्मृति पर चर्चा करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। तो इसमें जो मुझे देवी देवताओं के और उनके यज्ञ के अलावा जो मुझे इनकी सबसे बड़ी जो विशेषताएं लगी, मैं उनको क्रम से आपको बताता हूँ। एक तो इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये एक विवरण आया है कि दास लोग जो थे, वो लोग नेसेसरली डाउन ट्रॉडन हमेशा नहीं थे। उनमें से कई दास जीवन में बहुत बढ़ गए थे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बहुत गलत धारणा है कि दास लोग जो थे देवर लाइक सर्व्स। नो, देवर नॉट। उनमें से कई जो जिनमें योग्यताएं थी वो बहुत आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि वो आर्यों को अपने नौकरी में भी रखते थे। उनसे ये भी कहते थे कि हमारे लिए ये रचनाएं करो, कविता लिखो, हमारे ये सब भी करते थे। तो एक तो यह कि दास, इसके बारे में बड़ा स्पष्ट विवरण आया है। बलभूत का जो है विवरण उस सूक्त में बहुत, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, ये मेरे विचार से ये ऋग्वेद में पहला ऐसा इंस्टेंस है जहां वर्ण की चर्चा आई है। उस रूप में नहीं जिसमें बाद में हुई कि 4 वर्ण बन गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड देन दे बिकेम रिजिड एंड नो, उस रूप में नहीं, पर वर्ण के रूप में चर्चा आई है पहली दफा, मेरे विचार से पहली दफा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का नाम आया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का तो बड़े स्पष्ट रूप से आया है। दूसरी, मेरे ख्याल से इस 8वें मंडल की ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि हम लोगों का जो वर्ण व्यवस्था शुरू हुई उसका आदितम अगर संकेत देखना है तो यहाँ से, ये बड़ी अद्भुत चीज है। जी जी जी, तो ये एक बड़ी विशेषता मेरी। तीसरी जो विशेषता मेरे ख्याल से इन सबसे बढ़ के है, वो हम लोगों में बड़ा ही विवाद रहा है और अभी भी है, कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी ये थी कि औरतों को, स्त्रियों को शूद्रों के समान माना गया। ना ना ना, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये भी देख चुके हैं, मैत्रेयी वो सब एक से बढ़ के एक विदुषी पंडिताएं थीं। पर ऋग्वेद में, अब मैं मूल संहिता की बात कर रहा हूँ, मैं अब वेद के जो और पार्ट्स होते हैं, ब्राह्मण या आरण्यक या, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अब बात कर रहा हूँ संहिता,
द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद, जी उसमें 8वें मंडल में, जो रिलेटिवली थोड़ा बाद का है जैसा हम लोग मानते हैं, ये साफ साफ आया है कि दंपति यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि यज्ञ कर रहे हैं और दंपति शब्द यूज हुआ है, तो वो फॉर द बेटरमेंट एक दंपति यज्ञ कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंस्टेंस है, जिस पर मेरे ख्याल से तो इंडोलॉजिस्ट को और चर्चा करनी चाहिए। जी जो अगला आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इसमें वो है अपाला नाम की एक प्यूबिसेंट लड़की का एक विवरण आया है। अभी देखिए, वो भी जो हम लोग भी बात कर रहे थे, विमेन, प्लेस ऑफ विमेन इन दैट सोसाइटी, उसी संदर्भ में, कि ये लड़की एक दफा उसको सोम की कुछ शाखाएं मिल जाती हैं और वो उसको चबाती है और फिर वो इंद्र का आवाहन करने लगती है कि मैं, अब आपको तो पता ही है कि वो जो जितने भी हम लोग के यज्ञ हैं उनमें सोम रस को निकाला जाता है, पीसा जाता है, 3-3 दफा उसको पीसने की और फिर उसको छानने की और फिर दूध से मिलाने की और फिर यज्ञ में सोम रस, सोम यज्ञ में डालने की, सोम यज्ञ में अश्वमेध वगैरह सब यज्ञ उसी में आते हैं। तो ये तो चर्चा है ही, पर एक बालिका जो अभी शायद रजस्वला भी नहीं हुई है, वयस्क होने के द्वार पर खड़ी हुई है, वो उसकी चर्चा, तो अब सोचने की बात है कि उन विद्वानों ने ये प्रकरण क्यों इस योग्य समझा कि इसको ऋग्वेद में स्थान दिया जाए, कुछ सोच के ही किया। तो जी ये मुझे बहुत अद्भुत लगता है। अब उसमें ये भी आता है कि वो कहती है फिर कि देखिए, मैं वो पत्थर पे जिस तरह से पीसा जाता है और जिसमें बहुत आवाज होती थी, रेजोनेंस, नीचे गड्ढा खोद के, बड़ी लंबी प्रक्रिया, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अश्वमेध यज्ञ में। तो वो कहती है कि मैं तो अपने मुंह से चबा के कर रही हूँ, रस निकाल रही हूँ और वो आपको अर्पण कर रही हूँ। एंड इन टर्न शी इज सेइंग कि आप हमारी खेती अच्छी कर दीजिए। वो केश शब्द यूज हुआ है कि मेरे, हम लोगों का जो खेत है उसको बालों से भर दीजिए, मेरे पिता जिनके सिर पर बाल नहीं है उनको भी बाल दे दीजिए, और मेरे भी पेट के नीचे वाले भागों में बाल दे दीजिए। सो शी इज a curious pre-puberty girl who wants to become an adult, and she knows that if she has that growth, she'll identify herself with a grown up person. I mean, it's such a beautiful example. तो मेरे ख्याल से ये इस 8वें मंडल के विशेष हुए हैं, और अब हम इन पर इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अश्विन देवों पर उनकी स्तुतियां बहुत हैं, और एक दफा हम लोगों ने जैसी पहली चर्चा की थी, इसमें रिडल भी है, सम वेरी इंटरेस्टिंग रिडल। तो वो क्यों इंक्लूड की गई हैं आज तक मेरे तो समझ में नहीं आया, उस पर बहुत लिखा भी गया है कि जगह जगह रिडल भी है, शायद दैट इज टू मेक द सब्जेक्ट लाइट। तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि वो कौन देव हैं जिनको जो ऐसा करते हैं और दिखने में ऐसा होते हैं, बताओ। तो फिर उसका वो जवाब देते हैं, उस तरह की रिडल। कुछ रिडल तो बड़ी टफ है। तो मेरे विचार से ये 8वें मंडल की विशेषताएं। और अब अगर आप इसमें तो हम लोग कुछ और देवता भी हैं, इसमें मारुत का भी वर्णन है, आदित्य भी हैं, हाँ, बहुत मित्र भी हैं, जी विश्व देवस भी है, जी हाँ, वो सब देवी देवता। देखिए, वो तो करीब करीब हर मंडल में और हर उसमें हैं। इसके जो मेन ऋषि हैं वो हैं कण्व ऋषि और अंगिरास, तो वो हैं। और जैसा मैंने कहा कि इंद्र और अग्नि पर तो हैं। एक और इसमें भिन्नता है दूसरों से कि लगभग हर सूक्त, ज्यादातर
अग्नि की ही स्तुति से शुरू होता है। जी, ये एक ऐसा मंडल है जिसमें कई दफा इंद्र को जी, प्राथमिकता दी गई। जी, जी, जी। तो ये इसकी विशेषताएं हैं मेरे विचार से। अब आप अगर कहें तो फिर हम लोग क्रम से एक एक चीज को जी, बिल्कुल, थोड़ा और बिल्कुल। जी, डिटेल बिल्कुल। में बात करें। जी, बिल्कुल, दर्शक बिल्कुल चाहेंगे इसको। हाँ, तो जो पहला है वो तो है दास वाला। जी, तो वो प्रकरण मुझे इसलिए, जैसा मैंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उसमें क्या होता है कि एक आर्यन पोएट, उसको कहा जाता है, उसको बलबूत, जो कि एक दास हैं और बहुत धनाढ़ हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम कुछ कविताएं लिखो, और फिर उससे प्रसन्न होके उसको 100 ऊंट, 100 कैमल्स देते हैं। ये कैमल की चर्चा यहाँ पर आती है। अभी कैमल की चर्चा यहाँ आई है। जी, तो अब 100 ऊंट आज के जमाने में भी कोई छोटी राशि नहीं है, देखिए। बड़ी राशि है बिल्कुल। बहुत बड़ी राशि है। जी, जी, जी। हम्म। तो 100 कैमल्स गिफ्ट देना, तो इसके मतलब वो जो दास जो थे, बलबू, वो बहुत बड़े आदमी थे। उनका इसका मतलब ये भी है सर कि इससे पहले के मंडलों में कैमल का वर्णन नहीं है, वो अपीयर हाँ नहीं हाँ होता हाँ उसके। हाँ हाँ। तो ये कहीं न कहीं वो उसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक हिस्सा है जहाँ पर ये एनिमल यहाँ पर अपीयर होते हैं। अब कहाँ से आते हैं उसका उद्गम तो बिल्कुल नहीं आपने बताया सही गया कहा। होगा। तो देखिए, ये हमको हमारी ज्योग्राफी के बारे में भी बता रहा है जी, कि इस समय जब जो ये सूक्त हैं, जी, जब ये लिखे गए या जब इनको इंक्लूड किया गया, तब तक हम लोग उस क्षेत्र में भी थे जहां लोग अ, बड़ी संख्या में कैमल्स को रखते थे। जी। भाई कैमल को आदमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं रखेगा। वो तो और अगर उसका दान, अगर उसको गिफ्ट दे रहा है 100 कैमल का, तो ये तय बात है कि उस क्षेत्र की है। तो ये हम लोग के नॉर्थ वेस्ट एंड फर्दर उस एरिया की है। हाँ जी, हाँ अफ़गानिस्तान, ईरान के जो एरियाज़ हैं। जी बिल्कुल। हाँ। तो उस एरिया की ही बात है। और जी। उसी में तो अ, एक्चुअली देखा जाए सर तो हम इस प्रकरण में हम सिंध के उस पार चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक सिंध के इस पार थे, अब उस पार चले जाते हैं देखा जाए तो। देखिए, देखिए सिंध के अ, उस पार और इस पार की जहां तक बात है, हम लोग फिर इस पर कभी कभी चर्चा करेंगे। आजकल मैं बहुत चूंकि पढ़ रहा हूँ, आपने एक ऐसा विषय छू दिया कि अब आपने मुझे डाइग्रेस कर दिया। उसका नहीं, दोष आप पर है। तो ज़्यादा देखिए, डाइग्रेस नहीं करूँगा सर। नहीं नहीं, मैं 2 ही मिनट लूंगा। तो अ, मैं अभी आजकल बुद्धिज्म का इम्पैक्ट वैदिक धर्म पर कैसे हुआ, उस पर मैं बुक है वो कंप्लीट कर रहा था। तो ब्रोंखर्स एक बहुत बड़े विद्वान हैं विदेशी, उनकी ट्रायोलॉजी है। तो जी, उसमें एक ये चर्चा है कि प्रारंभ में जो वैदिक धर्म था वो सिंधु तक ही था, हुँ, और कब उसके बाद सिंधु के आगे भी फैला, क्योंकि आर्यव्रत सिंधु के आगे वाले रीजन को तो वो लोग अपवित्र मानते थे। वहां हुँ, तो कहते थे किसी आर्य को नहीं जाना चाहिए। हुँ, तो जो आपने बहुत सटीक बात बताई कि इसके मतलब हम लोग वहां भी जाने लग गए थे। तो जी, ये 8वां जो लिखा गया है मंडल उसी समय का है जब हम लोग उस एरिया में भी थे, ये तय बात है, क्योंकि इसमें 100 ऊंट गिफ्ट देने की चर्चा है। तो इससे 2 चीजें हुई कि एक तो हम लोग की सोसाइटी के बारे में बताता है कि दास लोग संपन्न भी होते थे, डिपेंडिंग ऑन हुँ, द मेरिट, जी, कितनी कर्मठ थे। और दूसरी चीज ये कि हम लोग वहां तक गए थे, क्योंकि कैमल्स की चर्चा है। अब दूसरे नंबर पर जैसा मैंने बताया था है वर्ण। तो वर्ण व्यवस्था तो बहुत बाद में क्रिस्टलाइज होके इस रूप में आई कि उसको एकदम स्टील फ्रेम में बना दिया गया। ये तो उसके मेरे ख्याल से कुछ हजार वर्ष बाद की बात है। पर जो जी, पहली वर्ण
की चर्चा आई है वेदों में, ऋग्वेद में, वो आई है 8वें मंडल में 35 36 और 37, ये मैंने लिख रखा है। जी जी। इन 3 सूक्तों में ये चर्चा आई है कि ब्राह्मणानि, क्षत्राणि, ये शब्द यूज हुए जी। विच कैन नॉट बी मिस्टेकन फॉर एनीथिंग एल्स। और उसमें पहले तो यूज हुआ है कि ब्रह्म और क्षत्र, जो हम लोग को मालूम है, आई एम श्योर कि श्रोताओं को भी मालूम होगा कि उन्हीं से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्दों की एटिमोलॉजिकली। तो ब्रह्म और क्षत्र, तो ये दोनों शब्द तो 35 में, 36 और 37 में आए ही हैं, पर ब्रह्माणी और क्षत्राणी ये भी आया है। तो these are the earliest signs, in my opinion, of the emerging वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, पर तब तक वर्ण व्यवस्था कहना इसको गलत होगा, पर ये एमर्ज करना, क्लासेस शुरू हो गई थी कि हाँ एक ब्राह्मण क्लास है और एक क्षत्रिय क्लास, एज अ क्लास, एज अ सोशल क्लास, नॉट एज अ कास्ट। कास्ट से तो हम लोग हजारों वर्ष दूर, 1000 1500 वर्ष तो दूर थे ही। मतलब कहीं ना कहीं ये फील आनी शुरू हो गई थी, आप अलग हैं, मैं अलग हूं। हाँ, कि हाँ, या ये कि भाई आपका काम है, या ये एलोकेट कर दिया गया था कि देखो तुम्हारा काम है रक्षा करना, अगर जरूरत पड़े तो युद्ध करना, बचाना, और हमारा काम है रिचुअल्स करना जी। और इस तरह की चीज करना। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, और फिर आगे वैश्य की भी चर्चा है ऑब्लिकली। तो एक ये मेरे विचार से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, द अर्लीस्ट साइंस। वर्ण व्यवस्था कहना गलत होगा, पर अर्लीस्ट साइंस ऑफ emerging classes, if I may use that term. वर्ग पैदा होने शुरू हो गए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं हुआ था, जैसा हमें मालूम है। उनमें तो 2 क्लासेस हुई थी, एक तो द सर्फ, द स्लेव्स, जी। एंड द अदर्स वर दोज हु एम्प्लॉयड देम। तो ये डिस्टिंक्शन तभी से शुरू हो गया था, पर यहाँ पर भिन्न रूप में, वो 2 के बजाय हम देख रहे हैं कि क्लासेस बन रही हैं, which took the wrong turn perhaps sometimes later, but that's another matter. सीमेंटिंग हो गया उसका बाद में। हाँ, वो तो खैर बाद में बड़ा दुर्भाग्य है। पर अब जो तीसरा विषय था, इस जो मैंने कहा था, इसमें मुझे जो लगता है कि बहुत 8th मंडल का बड़ा इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है, वो है विमेन। जी। ये इसमें बड़ा क्लियरली चर्चा हुई कि दंपति, एक स्त्री भी यज्ञ कर रही है, और स्त्री का यज्ञ करना बड़ी अभूतपूर्व चीज रही होगी, क्योंकि दैट वाज स्ट्रिक्टली अ मेल एट दैट टाइम, स्ट्रिक्टली अ मेल डोमेन। औरतों का कहीं चर्चा नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स 8th मंडल ऋग्वेद के हिसाब से बाद का मंडल है, पर अगर हम लोग अपने एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें तो ऋग्वेद एकदम प्रारंभ का है, तो उसमें भी स्त्री यज्ञ कर रही है, और दंपति अपने वेल बीइंग के लिए यज्ञ करके स्तुति कर रहे हैं। जी। ये चर्चा भी इसी मंडल में आई। ये इसको 8वें मंडल भी बीसी का ही कहा जाएगा, या इसका कुछ भाग एडी में भी है? much BC, not only BC, several, I mean definitely I would call it at least a millennium before that. मतलब मतलब 1000 वर्ष बीसी से भी 1000 वर्ष, क्रिश्चियन एरा की बिगिनिंग से मैं तो इसको 1500-2000 वर्ष पहले का मानूंगा।
जी, तो बुद्ध क्योंकि के देखिए पीरियड जो से ही हम, पहले है। हाँ, क्योंकि देखिए जो हम लोग 1700 या 1500 जो हम लोग कहते हैं कि वेदों का काल वो था, जो मैक्स मुलर ने बनाया है, वो तो इसलिए बनाया है कि कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा था कि कब लिखे गए। तो कहा गया कि चलो एक तो कोई डेट माननी है, वरना हिस्टोरिकली तो कुछ होगा ही नहीं। हर चीज खाली गौतम बुद्ध के बर्थ से या अराइवल ऑफ अलेक्जेंडर, यही दो तिथियां थी जो हिस्टोरिकली हम लोग को मालूम थी। बाकी तो जो हम लोग के पूर्वज थे वो डेट्स में तो विश्वास करते नहीं थे। वो तो अनंतता वाला विश्वास था कि साइक्लिक चीजें तो डेट की क्यों बात करो। तो एक अब एक उस, प्रश्न एक प्रश्न उठता है सर यहाँ पे, कई कुछ जी मित्रों ने भी मेरे सवाल किया है कि क्या उस टाइम संस्कृत टाइप की भाषाएं कहीं और भी प्रचलित थी उस पूरे यूरोप एरिया में या सेंट्रल एशिया में या वेस्टर्न एशिया में? कहीं आपको ऐसे कहीं पर कुछ मिलते हैं क्या, रेफरेंस है क्या कि ये इस टाइप की कोई लैंग्वेजेस थी और भी? देखिए, अगर आप संस्कृत भाषा की तरह की बात कर रहे हैं तो अ, दो भाषाएं एक समान होना कई चीजों पर निर्भर करता है कि उनकी एटिमोलॉजी ठीक वही थी, डिड दे हम्म। फॉलो द सेम ग्रामर हम्म हम्म पैटर्न, हम्म तो या उसमें कॉमन शब्द थे। हम्म तो ये कई चीजों पर है। तो ये कहना कि संस्कृत भाषा के रूप में और भी जगह थी, ये तो नहीं थी। पर हम्म ये कहना कि उसी ट्री की शाखाएं हैं, हम्म, तो इंडो यूरोपियन तो है ही भाषा। पर्शियन जी, से तो बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, वही जर्मन मैं से कह तो बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, जी, वही ग्रामर कह में भी और शब्दों में भी। जी, अब देखिए पर्शियन में अश्व कहला, घोड़े को अश्व कहते हैं, हम लोग अश्व कहते हैं। अश्व कहते हैं, जी। जी हाँ, जी हाँ। अब उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, उनके हुँ, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। हुँ, तो ये तो जर्मन, पर्शियन और संस्कृत में ही, तो इसीलिए वो इंडो यूरोपियन उसमें माना जाता है कि दे आर कनेक्टेड। पर संस्कृत के रूप में थी या नहीं, ये तो कोई अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं आया है। कम से कम मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो पर व्याकरण की दृष्टि से, एटिमोलॉजी की दृष्टि से कई चीजों में समानता है। तो एक ये भी, लैंग्वेज की जो सर, जो लैंग्वेज की जो एक रिचनेस होती है, एक एक्यूरेसी भी होती है, रिचनेस होती है, ग्रामर होती है, ब्यूटी होती है। क्या आपको लगता है कि एक इंडोलॉजिस्ट होने के नाते, रिसर्चर होने के नाते वो ब्यूटी जर्मन में भी है और शायद पारसी जो एरिया था, फारसी उसमें भी है क्या? इस टाइप की ब्यूटी? अनडाउटेडली देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, डॉक्टर जी यू थिटे जी। एक बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट हैं। जी, 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 जी। और मैं बल्कि अभी, जैसा मैंने बताया कि जब बुद्धिज्म पे पढ़ रहा था, ब्रोंखॉर्स्ट की ट्रायोलॉजी, 3 मोटी-मोटी किताबें हैं वो बुद्धिज्म और उसका हिंदुस्तान में ब्राह्मणिज्म से कैसे आमना-सामना हुआ और फिर कैसे ब्राह्मणिज्म डिफीटेड दैट, इफ आई मे यूज दिस इज द वर्ड ही हैज यूज्ड, आई मे नॉट एग्री, हाउ ब्राह्मणिज्म वन, वन ऑफ द बुक सेज। तो उसमें तो उन्होंने डॉक्टर थिट्टे का बहुत रेफरेंसेस दिए हैं। तो मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर थिट्टे से मिला हूँ ओह! और कई दफ़ा मैं उनसे चर्चा भी करता हूँ, बल्कि मैं अगले वीक भी जा रहा हूँ उनके पास। जी। तो अ, देखिए, जो आपका वो था कि भाषाओं की, तो मैं, उन्होंने एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मेरी ही किताब पर एक ओआरएफ ने ऑर्गेनाइज किया था वर्कशॉप या लॉन्चिंग के लिए। उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, जिसमें सब सम वेरी सीनियर प्रोफेसर्स वर सिटिंग। मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि एनी इंडोलॉजिस्ट हु डजंट नो जर्मन एंड फ्रेंच एंड संस्कृत कैन नॉट बी एन इंडोलॉजिस्ट। ओह! आप सोचिए। तो जब वो खत्म हो गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने तो सर ये बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी बात कह दी, बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा। तो वो फॉर सम रीजन मुझे अशोक मिश्रा के बजाय मित्रा बुलाते हैं। देखिए, मैं उनसे कई दफा मिला हूं, पर उनके दिमाग में बैठा हुआ है मैं मित्रा हूं। तो बोले देखिए मित्रा जी, अगर आपको
इंडोलॉजी समझनी है तो बिना जर्मन भाषा के प्रॉपर ज्ञान के और संस्कृत के फिर तो आप सेकेंडरी सोर्स ही पढ़ पाएंगे। तो अब ऐसा हुआ कि जब मैं एमटेक कर रहा था तो हम लोग के लिए कंपलसरी होता था फ्रेंच, जर्मन या रशियन में से एक में डिप्लोमा करना। तो मैंने जर्मन पढ़ी है, पर मुझे जर्मन भाषा का ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं डॉक्टर बूलर की किताब पढ़ के और समझ जाऊं। पर उतना ज्ञान तो मुझे इंग्लिश का भी नहीं है, मैं उसके लिए भी डिक्शनरी रख के ही पढ़ता हूँ। तो पर जर्मन भाषा जो पढ़ाई गई हम लोगों को, अगर कोई भी पढ़े तो उसको लगेगा अरे ये तो ग्रामर वगैरह तो संस्कृत की ही तरह है। और पर्शियन भाषा भी मैंने सीखी तो जी उसमें भी वही सिमिलरिटी है। तो वो तो कोई भी अगर पढ़ेगा तो एकाएक क्लियर हो जाएगा कि अरे इनमें कुछ ना कुछ संबंध है। इंडो यूरोपियन बहुत लैंग्वेजेस के लिखा अंदर। भी गया है जी, वृक्ष एक ही है, शाखाएं वही है। हाँ, शाखाएं अलग है। हाँ। उसको कहा ही जाता है पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन ट्री। जी जी, आगे चलते हैं इसमें। तो मैं विमेन पे बात कर रहा था तो एक ये जैसा मैंने कहा उस बात को कंप्लीट कर दूं कि एक बहुत बड़ी चीज मुझे नजर आई कि इसमें पहला साइन है कि उस आदिकाल में भी स्त्रियों का यज्ञ में भी पार्टिसिपेशन होता था। आज तो होता ही है, आपको पता है कोई भी पूजा नहीं कंप्लीट होती अगर पत्नी साथ में ना बैठे। जी और अगर पत्नी नहीं है तो उसके बजाय एक वो सुपारी रख करके और उसमें वो करके और फिर कहा जाता है कि अब तो ये दूसरा ये एक विमनारी। अपाला की मैंने आपको चर्चा बताई ही। जी उसका जो वो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। बट दैट ऑल्सो शोज अनदर थिंग कि यज्ञ केवल जो आज बन गया है पूजा और पाठ की एकदम उसी ढंग से हर स्टेप करो, जी वो आवश्यक नहीं था। वरना ऋग्वेद में ये प्रकरण को नहीं इंक्लूड करते कि उसने इंद्र का आवाहन सोम के डंडियों को मुंह में दांतों में चबा के और वो रस निकाल के करा। अगर आज कोई ये कह दे तो मारपीट की नौबत आ जाएगी कि अरे आप तो धन भ्रष्ट कर रहे हैं। देखिए जी आप जरा कि कितने लिबरल एटीट्यूड था कि ऐसी चीज को सनातन धर्म के मूल ग्रंथ में रखा गया है जी कि एक प्यूसेंट गर्ल जाकर के सोमरस मुंह में ले रही है, चबा रही है और इंद्र को आह्वान कर रही है और मांग क्या रही है कि हमारे खेतों में अच्छी खेती हो जाए, मेरे पिता के सिर पे बाल आ जाए। देखिए एकदम बाल सुलभ, एकदम पिता के सिर पे बाल आ जाए जो कि बॉल्ड है, और मेरे भी पेट के नीचे के भाग में बाल है। तो ये तो ग्रेट साइन ऑफ लिबरल एटीट्यूड। और ये हम लोग अपने मूल धर्म की बात, मूल ग्रंथ की बात कर रहे हैं। तो एक ही है। अब इसके अलावा उसमें जैसा मैंने कहा कि अश्विनी के ऊपर बहुत लिखा गया है और फिर रिडल्स भी। तो ये 8वें मंडल के बारे में जी 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 मेरे हिसाब से ये मेन एट्रीब्यूट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और इसमें खासतौर से अभी मेरे पास एक पीछे न्यूज़ आई थी, इसमें पढ़ रहा था कि एक व्हील मिला है, मेरे ख्याल से शायद वेस्ट एशियन साइड में या यूरोप में मिला है, जो स्टडीज के द्वारा पता लगा है कि 7000 ईयर ओल्ड है और इन गुड शेप है। ओ माय। व्हील, वुडन व्हील जो है, हम्म। वो अपने आप में मुझे भी आश्चर्य हुआ कि करीब 7000 ईयर ओल्ड कहा हाँ, गया उसको। 7000 तो बहुत ज्यादा हो गया तो जी। जी काफी है, तो मतलब हमारे बीसी से 5000 साल पहले का है। हाँ हाँ उनका बिल्कुल। कहना था कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट व्हील एवर ऑन हाँ अर्थ हाँ एक्चुअली ऑब्वियसली, देखा जाए हाँ तो। हाँ हाँ। तो मुझे भी हैरानी हुई, शायद इटली की बात है वो, मुझे लगता है इटली किसी अच्छा। एरिया में। तो तब इस बात से मुझे आभास होता है, कई बार खबरें आती हैं, मैं पढ़ता हूँ क्या जैसे जॉर्डन का पेट्रा एरिया है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो संरचनाएं हैं अरे पहाड़ों वो के तो अंदर, वो जी तो मुझे कई बार लगता है कि ये सिविलाइजेशंस कितनी एडवांस रही होंगी। हाँ हाँ, उनका जो बिल्कुल बिल्कुल। उनके भी वहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई हैं, वो उनके अभी विद्वान या जो सभ्यताएँ विकसित हुई हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत महानता की सीमा तक रही होंगी।
और उसको देखकर हैरानी हैरानी होती है कि उस टाइप की बिल्डिंग्स आज देखने को नहीं मिलती है हमको, या इजिप्शियन बिल्कुल, कल्चर अरे! में है, जी हाँ, मेसोपोटामिया जी में हाँ। है, बहुत जगह पे है। पर बस एक हमेशा मुझे मन में हमेशा रहता है, कभी कुछ ऐसा दिन आए जहाँ पर हमको वैदिक कल्चर के कुछ ऐसे एंशिएंट रचनाएँ मिल जाएँ, कुछ भवन मिल जाएँ, जिससे हमें पता लगे कि उस टाइम भवन निर्माण कैसे हुआ करते थे। बिल्कुल, आपने सही बात वो बोली है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, नहीं, एक आप एकदम वैक्यूम सही कह एरिया रहे है। हैं। एक वैक्यूम एरिया है वो, कि कहीं तो उसका भी एक वर्णन कहीं आए कि बुक्स तो बहुत अच्छी हैं, ग्रंथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन धरती पर उन संरचनाओं का ना मिलना, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो अगर मिल जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको, कि हाँ, ये सभ्यताएँ उस सीमा तक विकसित थी। जैसे हमारी सिंधु घाटी भी थी, देखा जाए तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अ, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अ, इस कथन में बहुत तथ्य है। जब ये नैरेटिव आजकल दिया जाता है कि अ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्टिंग द एंशिएंट नेचर एंड द एडवांस्ड नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस स्टेटमेंट में बहुत तथ्य भी है, सत्यता भी है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक एक्सट्रीम लोगों का कहना है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज जो आपने कही कि द सब्जेक्ट, इसका फाइनल क्लोजर का तो यही होगा जो आप कह रहे हैं, कि अगर ऐसा मिल गया तो फिर सबको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, वो तो था ही, जो लिखा हुआ है कि इतना पुराने समय में ऐसा होता था, वो सत्य है। पर मैं एक चीज बस कह दूं, अगर आपके पास समय हो, 2 मिनट जी, जी, लगेगा जी, इसमें। जी, जी, ज़रूर। मैं अभी 1 डेढ़ महीने पहले, 1.25 महीने पहले मैं गया था बनारस, और मेरे साथ 2 लोग और थे। उनमें से एक मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और हिस्ट्री के बड़े जानकार हैं, और एक और। तो हम 3 लोग गए थे। तो वहाँ जो पुरातनतम स्थान है वहाँ के, वो जाकर के देखना वो था। तो इट वाज नॉट अ रिलीजियस टूर इन दैट सेंस, इट वाज मोर अ टूर ऑफ स्टडी ऑफ आवर हिस्ट्री, और हम लोग को बहुत अच्छे गाइड भी मिल गए थे। तो बहरहाल जब वहां पर थे तो पता चला कि एक विनोद मृगेंद्र जी हैं, जो आईआईटी के हैं, और उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया है, और वहां पर बनारस के पास ही एक गांव में एक वैदिक स्कूल खोल लिया है, और वो वैदिक शिक्षा दे रहे हैं। उनका किसी ने मुझको एक यूट्यूब फॉरवर्ड किया। उस यूट्यूब में, अब ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है, कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ऋग्वेद वगैरह में चर्चा है कि वो यज्ञ होता था, इस प्रकार से होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था, 2 साल 3 साल तक चलता था। तो एक यज्ञ की चर्चा है जिसमें जब आप प्रारंभ करते थे तो सरस्वती रिवर का जहां एंड है वहां से स्टार्ट करना पड़ता था, और नेक्स्ट डे यू मूव्ड 20 किलोमीटर अलोंग सरस्वती, 20, और फिर वो वहां करेंगे। एंड नेक्स्ट डे यू विल अगेन मूव 20 किलोमीटर, और फिर वहां करेंगे, और इस तरह से आप जाएंगे सरस्वती के उद्गम तक। हुँ, अब इस चीज को ये मान लिया गया था कि सरस्वती इटसेल्फ इज अ मिथिकल रिवर, एज यू नो। ये जी। तो बहुत चर्चा हुई हो, तो अब खैर रिवाइव हुआ कि नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं थी। तो उसी के साथ ये बात भी मिथ मान के रिजेक्ट कर दी गई। दिस ग्रेट जेंटलमैन डिसाइडेड टू गो एंड इन्वेस्टिगेट इट हिमसेल्फ। तो उन्होंने उस स्थान से 20-20 किलोमीटर पर जिन नामों की चर्चा है, और जो अब हम लोग को मालूम है ड्राई बेड है, वहां गए, एंड ही सॉ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, ब्रिक्स एंड अदर थिंग्स। कैन यू इमेजिन? और कई स्थानों के नाम भी अपभ्रंश हो गए हैं, पर उन्हीं नामों से मिलते जुलते हैं। जी। तो जब ये बात हुई तो मैंने कहा कि जो मेरे साथ थे कि आप चलो, ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए और पता करना चाहिए। अब समस्या ये है कि ये टिपिकल जो इंडियन एटीट्यूड है, जो अ, सनातन धर्म का एटीट्यूड,
तो उनमें से जो मेरे दामादी कहेंगे उनको, मेरी नीस के हस्बैंड, उन्होंने उनसे संपर्क स्थापित, हम लोग खोज नहीं पाए उनको, कई प्रोफेसर से बात करी, पर बाद में जब हम लोग लौट आए तो उनका संपर्क हुआ, तो मृगेंद्र जी बताने लगे कि हाँ मैंने तो ये किया है, आपने देखा होगा। तो बहुत लंबी चर्चा हुई। तो जब आशुतोष ने उनसे कहा कि तो आप इस पर लिखते क्यों नहीं है, बोले मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आई हैव कैरिड द बेटन दैट फार, अब आप लोग इसको आगे ले जाइए। ही वॉज सो इनडिफरेंट, आई कांट बिलीव इट। तो आशुतोष ने कहा नहीं नहीं, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इतना करने के बाद तो आप लोगों को इस, ये तो हमारे ओरिजिन से संबंधित है। तो देखिए ये एटीट्यूड है, एंड सच ह्यूमिलिटी। तो उनकी वाइफ से फिर संपर्क हुआ और ये तय हुआ कि मैं वहां जाऊंगा। तो हो सकता है मैं 10 दिन में वहां जाऊं, उनसे साक्षात्कार हूं, तब मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, पुराने स्ट्रक्चर्स के। तो इस तरह से चीजें लुप्त होती जा रही हैं। बिल्कुल। कभी ये भी पता लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो उन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि जो उस समय जो ग्रंथ थे, तो वो ग्रंथ क्या वास्तव में धरती पर उन संरचनाओं के अंदर परिवर्तित हुए, जहाँ से हमें पता लगे कि हाँ, ये ज्ञान जो था कहीं न कहीं किसी संरचना के रूप में, किसी बिल्डिंग के रूप में वहाँ पर आपको दिखाई दे। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, और अभी रिसेंटली राखी गढ़ी के अंदर जो नए रेवल्यूशंस आए हैं, अरे वो चौंकाने वाले हैं। मैंने बिल्कुल उनके बिल्कुल। जो एएसआई के जो मेन जो पर्सन थे, मैंने उनसे बात की, उनका भी शायद टॉक शो पे जल्दी आएंगे हमारे साथ वो अभी। तो दैट इज डॉक्टर वन ऑफ द शिंदे की बात मोस्ट, कर रहे हैं आप? नहीं सर, एक दूसरे शख्स हैं सर। तो अच्छा। वो आएंगे, और वो मोस्ट एंशियंट फाइंड मिली है उनको राखी गढ़ी के अंदर, विच इज ओल्डर देन इवर हड़प्पन कल्चर है, उसी हाँ हाँ कल्चर हाँ का हाँ, हिस्सा, लेकिन उससे भी पुराना है। तो कहीं ना कहीं उसको अनर्थ किया गया वहां पर। तो ये बहुत एक हार्टिंग न्यूज थी। उसके ऊपर मैं एक एपिसोड जरूर जल्दी करने जा रहा जरूर हूँ। जरूर जरूर करिए। मैंने उनसे वादा किया है, और मैंने उनसे कहा भी, बात भी हुई है मेरी उनसे, तो मैं करूंगा, ताकि कुछ नई इनसाइट्स हमें मिले उसके द्वारा, देखा जाए तो। बहुत बहुत क्योंकि बढ़िया। एक चीज से पता लग रही है कि जो आया था उसमें आर्टिकल में आया था, मैंने बात की कि सिंधु घाटी की सभ्यता जितनी अभी कही जाती है उससे ज्यादा पुरानी है। ये कंक्लूसिव एविडेंस था उसमें, कि जो काल हमने उसका दिखाया है वो उससे पहले से थी, शायद 500 1000 2000 साल पहले हाँ और हाँ हाँ, पहले बिल्कुल। थी। तो ये उस पीछे जा रही है वो, देखा जाए तो सभ्यता। तो ये अपने आप एक चौंकाने वाली बात है, और एक, क्योंकि वो सभ्यता ऐसी है जिसकी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, देखा जाए तो धरती के ऊपर। बिल्कुल। वो देखिए तो सुनौली और राखी गढ़ी पर आप अगर कार्यक्रम करेंगे तो इतने लोगों को अपने ही बारे में पता चलेगा, जिसके जी, बारे में मेजॉरिटी को कुछ नहीं पता। एक्चुअली जिस दिन बहुत ही उनकी भाषा बढ़िया आपका पढ़ी वो जाए, रहेगा। जिस दिन उनकी भाषा पढ़ी जाएगी, उस दिन तो वास्तव में ही अरे शायद बहुत सारी नई चीजें हमारी दुनिया को हाँ, जानने को मिलेंगी, कि सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, देखा जाए तो। खैर, दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा, और इस बहुत सार्थक बातचीत के साथ जो कि श्री अशोक मिश्रा जी के साथ हुई है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि थोड़े हम लंबे समय बाद जुड़े हैं, लेकिन ये कड़ी चलती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा, ये टूटेगा नहीं, मेरा आपसे वादा है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी हम इसके बाद अगले जो मंडल बचे हैं 9 और 10, उसका विवरण लेके आपके पास आएंगे। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां ऋग्वेद के आ, बारे में पहुंचाई। आपका और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कविता नहीं सुनाई। जी, मैं अगली बार जरूर सुना दूंगा उसको मैं। ये मैं ताकीद कर रहा हूँ। वैसे एक लिखी तो थी, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं जाते जाते उसको जी। थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि अगर सुना पाया उसको तो। जी हाँ, है मेरे पास। ये थोड़ा सा आजकल के हालात पर था। जी। वो गली तुम्हारी है, ये मोहल्ला मेरा है। वो गली तुम्हारी है, ये मोहल्ला मेरा है। जिधर देखो छाया मजहबी अंधेरा है। हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं यहाँ, एक अजीब पागलपन का बसेरा है। ढूंढ रहा हूं शहर शहर तुझे ए जिंदगी। ढूंढ रहा हूं शहर शहर तुझे ए जिंदगी। जाने किन अंधेरों में खो गया सवेरा है। डस रहे नाग काले यहां इंसानियत को। जो बस में कर ले इसे कहां वो सपेरा है। तंग गलियों में खुश दिल लोग रहा करते थे। सॉरी, तंग गलियों में
खुश दिल लोग रहते थे, अब चारों तरफ नफरत का बसेरा है, जिधर देखो छाया मजहबी अंधेरा है। क्या ये बात है, थोड़ा-सा लिखा था सर, बस आपके क्या सामने बात है, पेश किया। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। दर्शक मित्रों, दीजिएगा आज्ञा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।